आज के शो में। गडानी के साहिल पर लंगर अंदाज मुतनाजा बहरी जहाज, पसे पर्दा हकाइक बेनकाब। बहरी जहाज गडानी कैसे पहुंचा, खतरनाक कैसे बना, बहरी जहाज को लंगर अंदाज होने की इजाजत किसने दी, तहलका खेज इंकशाफात। क्या समंदरी हयात के लिए तबाही का खदशा। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, आज बड़े अहम पहलू पे आज हम प्रोग्राम बात करने लगे। गडानी शिपयार्ड के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। एक बहरी जहाज़ जो कि काफ़ी मुतनाज़ा रहा है, जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ मुतनाज़ा, वो क्यों रहा है, इसकी तफसीलात में भी आपको लेकर जाएंगे। और ये जो कुछ साल कबल एक वाक़या हुआ था तस्मान स्पिरिट का, ये बिल्कुल क्या उस तरह का एक वाक़या हो चुका है। और यहाँ पर बिलखुसूस जो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, यानी जो माहौलियाती तौर पर जो उसकी तबाही मुमकिन है वो, और उसके साथ साथ जो हुकूमती सतह के ऊपर, यानी हुकूमती सतह पर जो गफलत हुई है मुबैना तौर पर, उस गफलत को भी हम बेनकाब करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं पहले आपको बता चलूँ, क्योंकि हम जिस प्रोग्राम में कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हम पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं कि आखिर मामला है क्या, माजरा है क्या। जो गडानी जो शिपयार्ड है, जो गडानी शिपयार्ड है, इसको कहा जाता है कि तकरीबन 132 प्लॉट्स पर यह मुश्तमिल है, और इसको दुनिया में भारत देश के बाद सब में बड़ा इस वक्त शिपयार्ड कहा जाता है। यहाँ मजमूई तौर पर जो इस वक्त पुराने और जो नाकारा बहरी जहाज़ होते हैं, इनको तोड़कर इनको लोहे में तब्दील किया जाता है, फिर इसकी मुख्तलिफ अशिया मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त भी होती हैं। और तकरीबन 1970 में ये शिपयार्ड कायम किया गया था, 1970 में ये कायम किया गया था। इस शिपयार्ड में तकरीबन जो अब तक हमने मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन से बात की है, जो गडानी की अपनी ट्रेड यूनियन भी है, जो नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, उससे भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार, एक तखमीने के मुताबिक 30,000 जो मजदूर हैं वो उनका रोज़गार वाबस्ता इस शिपयार्ड से है। यानी अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि एनवायरमेंटली हैज़र्ड है, यानी कोई ऐसा बहरी जहाज़ जिसके अंदर कोई कंटेमिनेटेड जहरीली टॉक्सिक मवाद है, तो तकरीबन 30,000 ऐसे मजदूर हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयड हैं इस वक्त शिपयार्ड में, जिनकी सेहत को, जिनके फेफड़ों को, जिनकी जान को इससे ख़तरा लाक हो सकता है। इसलिए 30,000 जानों के लिहाज से भी और मजमूई तौर पर जो समंदरी हयात है उस हवाले से भी आज का प्रोग्राम अहम बहुत है। जो दुनिया का तीसरा बड़ा शिपयार्ड है उसके हवाले से, और जैसा हमने कहा कि इस शिपयार्ड की एक खुसूसियत है कि 25% लोहा यहाँ से जहाज़ों को तोड़कर जो हासिल किया जाता है, यानी जो आपकी 25% लोहे की जो डिमांड है वो यहाँ से पूरी की जाती है। अब माजरा ये हुआ कि एक ख़त इंटरपोल की तरफ से लिखा गया, और ये ख़त जो था वो एनवायरमेंटल क्राइम विंग है इस वक्त इंटरपोल का, इसकी तरफ से लिखा गया। और ये ख़त लिखा गया 22 अप्रैल 2021 को, यानी तकरीबन 1 से 1.5 माह कबल ये ख़त लिखा गया इंटरपोल की तरफ से। और इस ख़त का जो सब्जेक्ट था वो ये था कि इस वक्त एक हैज़र्डस वेस्ट कंटेमिनेटेड वेसल, यानी जिसके अंदर जहरीला मवाद है मुबैना तौर पर, वो पॉसिबली पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है। एक ऐसा बहरी जहाज़ जिसके अंदर कंटेमिनेटेड जहरीला मवाद मौजूद है किसी भी शक्ल में, जिसकी टेक्निकलिटीज़ पे हम आगे जाएंगे प्रोग्राम में, वो पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ मुमकिन तौर पर सफ़र कर रहा है। उसकी कुछ तारीखी जो पस मंज़र है वो भी इस लेटर के अंदर मौजूद है। मेरे पास जो ख़त मौजूद है, जो मैं आपको दिखा भी रहे हैं, स्क्रीन पर साथ भी चल रहा है। इस ख़त में जिक्र किया गया कि हमारे पास रिपोर्ट है इंटरपोल की तरफ से, कहा गया कि इलीगली डिस्पोज करने के लिए उस जहरीले मवाद को, जिसका जिक्र ये किया गया कि 1500 टन ऑफ मरकरी कंटेमिनेटेड ऑयल स्लजेस इन जो कॉन्ट्रवेशन बेजल इस पर अकॉर्ड है उसकी कॉन्ट्रवेशन के अंदर, यानी तकरीबन 1500 टन का मरकरी कंटेमिनेटेड ऑयल स्लज जो है वो इस पर पाकिस्तान के समंदर में, या इस पर गडानी के इस पर जो साहिल है इसके ऊपर, इसको जो है वो इस जहाज़ को लंगरअंदाज किया जाएगा, और इसमें ये जहरीला मवाद 1500 टन की सूरत में मौजूद है, जो कि स्पिल ऑफ होगा, जो कि यहाँ पे समंदर में बह जा सकता है। इंटरपोल ने कुछ तारीखी पस मंज़र ही बताया जहाज़ का। इंटरपोल के इस ख़त में जिक्र ये हुआ कि मई 2020 के अंदर FSO JN80 के नाम से उन्होंने जिक्र किया कि इसका नाम था, और ये बांग्लादेश में बैन हुआ था। हमने कुछ बांग्लादेश न्यूज़ के जो पेपर्स हैं उनकी भी खबर आपको निकाल के दिखाई है, जिसमें तकरीबन आप देखेंगे पहली मई 2020 को बिनार न्यूज़ के अंदर ये आर्टिकल छपा कि बांग्लादेश ने बैन किया टॉक्सिक मटीरियल, यानी जहरीले मटीरियल के साथ चिटागोंग पोर्ट पे एक जहाज़ जो लंगरअंदाज होना चाहता था उसको बैन किया। और यही ख़त में जिक्र था इंटरपोल के, इसमें जिक्र था कि मई 2020 के अंदर इस JN80 जो इस वक्त नामी बहरी जहाज़ को इस वक्त बांग्लादेश ने चिटागोंग पे बैन किया। उसके बाद नवंबर 2020 से ये वेसल, इंटरपोल के ख़त में लिखा है, नवंबर 2020 से ये वेसल मौजूद था
एनकरेज के अंदर मुंबई में, और 14 अप्रैल 2021 को जो इसने वहाँ से मुंबई को छोड़ा है, मुंबई एनकरेज को छोड़ा है, और प्रिजमली यानी इनका इस वक्त इनका शक था इंटरपोल का कि ये पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो कि गडानी लगता है जहाँ पर, उस तरफ ट्रैवल कर रहा है। और इसमें साथ साथ ये लिखा गया कि इंटरपोल इज नाउ कंसर्न दैट द एफएसओ रेडिएंट, जब उस वक्त नाम था रेडिएंट नाम था, फिर यहाँ नाम फिर बदल गया, चेरिश हो गया, ये नाम क्यों बदलता है बार बार इन जहाज़ों का, ये भी हम सवाल उठाएंगे। इज ट्रैवलिंग टू गडानी पाकिस्तान फॉर डिमोलिशन विच विल स्टिल लाइकली हैविंग हैजर्डस वेस्ट ऑन बोर्ड, यानी उसके ऊपर इस पर जहरीला मवाद मौजूद है, और ये जहरीला मवाद के साथ जो कि तकरीबन मुबैना तौर पर 1500 टन ऑयल स्लज है, मरकरी जिसमें शामिल है, ये पाकिस्तान गडानी की तरफ ट्रैवल कर रहा है। इस खत के बाद हम समझते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर भी जो जिक्र है इस खत के अंदर, तो इंडिया की भी हमने जो उस पर न्यूज़ आर्टिकल्स निकाले तो उसमें हमें पता चला कि 31 अक्टूबर 2020 को ये आर्टिकल छपा जिसमें लिखा गया मुंबई मिरर के अंदर कि टॉक्सिक शिप विद हैजर्डस कार्गो सीक्स टू डॉक इन मुंबई, यानी वो चाहता था कि मुंबई में लगनअंदाज हो। फिर वहाँ पर एक ट्वीट भी है, आपको हम बताते हैं, जिसमें लिखा गया कि इस जहाज़ को जिसका नाम रेडिएंट था, इसको रोक दिया गया कि वहाँ पर आ सके उस साहिल पर, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक और जहरीला कार्गो मौजूद था। तो भारत और बांग्लादेश दोनों जगह से मना होने के बाद या फिर बैन होने के बाद इंटरपोल ने हमें आगाह किया कि ये जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और इसकी जो डायरेक्शन है वो गडानी की तरफ है। इसके बाद क्या हुआ, अब ये तो चौंका देने वाली खबर है, हम सबके लिए होनी चाहिए थी कि यहाँ पर 22 अप्रैल को नोटिफाई किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर एक जहाज़ आने लगा है और फिर उसके अंदर जहरीला मवाद मौजूद है जो कि ख़तरा हो सकता है, और जो हमारी हिस्ट्री रही है तस्मान स्प्रिट की, जिसमें इस वक्त हमने देखा था कितना नुकसान हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए तो यहाँ पर बड़ी पेशबंदी और प्रिपरेशंस होनी चाहिए थी। और कुछ खतों किताबत जो हमने हासिल की ऑफिशियल लेवल के ऊपर, वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक खत इस वक्त लिखा गया इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जो उनका मैरीटाइम अफेयर्स डिवीजन है, और इस खत में 29 अप्रैल 2021 यानी 22 अप्रैल को इंटरपोल ने आइडेंटिफाई किया है, 29 अप्रैल को मैरीटाइम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो इस वक्त आइडेंटिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, उस खत का हवाला देकर इसमें लिखा गया कि एक खतरनाक किस्म का ऐसा बहरी जहाज़ जिसके अंदर टॉक्सिक वेस्ट है, वो पाकिस्तान के साहिल गडानी की तरफ आ रहा है, शिपयार्ड की तरफ डिमोलिशन के लिए। और ये खत मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इन तमाम को भी अरसाल किया गया, आगाह किया गया, इन सबको बताया गया, और ये तकरीबन 4 मई 2021 को आगाह किया गया कि ऐसा हो सकता है, तो उसकी तैयारी रखें। और इसी तरह से फिर 18 मई 2021 को एक और खत जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से लिखा गया, जहां पर फिर यही टाइटल था कि हमें ऐसे खत मौसूल हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और इस सिलसिले में जो नेसेसरी कार्रवाइयां की जाए, और ये खत सेक्रेटरी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को भेजा गया, चेयरमैन बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी कोयटा को भेजा गया, पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन को भेजा गया, और फिर इसके अलावा रीजनल कस्टम कलेक्शन जो गडानी बलोचिस्तान है उनको भेजा गया। और ठीक इसके एक दिन बाद यानी 18 मई को यह खत लिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स की तरफ से। 19 मई को एक खत हमारे पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट है, जो कि पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन की तरफ से लिखा गया, जिसके सब्जेक्ट में जैसे उस उन्वान जो था इसका, उसमें लिखा गया कि एक रेडिएंट नाम का बहरी जहाज आ रहा है, और उससे किसी किस्म की, यानी इस खत का जो सब्जेक्ट है वो यह कि डोंट एंटर इनटू एनी सेल परचेज ट्रांजैक्शन ऑफ दिस वेसल, यानी कोई भी इसकी सेल और परचेज में इन्वॉल्व ना हो, ऐसा बहरी जहाज यहाँ आने लगा। तो हमने देखा कि अलर्ट्स तो सारे जारी हुए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आया, लंगरअंदाज हुआ, लंगरअंदाज भी हो गया, इसमें सब कुछ जो होना था वो सब कुछ हो गया, कोई भी इसको रोक नहीं सका, यानी इंटरपोल की आगाही के बावजूद भी नहीं रोक सका, और ये सब कुछ हो गया। और होने के बाद हमें ऑफिशियल्स की तरफ से पता चला, बलूचिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि जो मैं दिखाऊंगा भी आपको उनका मौक़िफ़, कि हमें तो बाद में आगाह किया गया जब ये आ भी चुका था जहाज़, और आने के बाद जब इसको डिमोलिश भी कर दिया गया था, उसके बाद हमें आगाही मिली कि ये ख़तरनाक है या कुछ है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, जिस तरह पाकिस्तान में मजमूई तौर पर हम देखते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो एक इंक्वायरी बैठ जाती है, एक बार फिर एक इंक्वायरी बुला ली गई, और इस इंक्वायरी में कि ये जहाज़ किस तरह पाकिस्तान आया, क्यों आया, किसने इजाज़त दी, बहुत से सवाल पूछे गए। इसका टाइमलाइन रखी गई 48 घंटे की, जो मेरी कुछ देर कबल ऑफिशियल जो स्पोक्समैन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, उनसे बात हुई, शायद प्रोग्राम में भी साथ हो, उन्होंने कहा कि अब तक इंक्वायरी रिपोर्ट कंपाइल नहीं की गई है, लेकिन इस इंक्वायरी लेटर के अंदर 4 इन्होंने सवाल पूछे। पहला सवाल इन्होंने पूछा कि कौन सी अथॉरिटीज़ थी जिन्होंने परमिट किया इस जहाज़ को यहाँ आने के लिए, इसको गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की तरफ आने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है तमाम डॉक्यूमेंट्स के लिए और इसकी क्लियरेंस के लिए, एक सवाल ये पूछा गया। एक ये पूछा गया कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, यानी इसकी सिक्योरिटी और माहौलियाती जो इस पर पहलू है उसका कौन जायज़ा लेने का जिम्मेदार था, और क्यों EPA ने इस पर अगर सील भी किया तो सिर्फ उस प्लॉट को सील किया जो प्लॉट नंबर 58 का हवाला दिया गया था गडानी शिप यार्ड के अंदर, वो भी 20 दिन बाद
जब वेसल आ चुका था, यानी 20 दिन बाद, 22 अप्रैल को इंटरपोल ने आइडेंटिफाई किया, 20 दिन बाद इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने सील किया, 20 दिन गुजर चुके थे। और फिर मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि एक आर्टिकल के अंदर रिसेंटली बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो तर्जुमान है उनका मौक़िफ़ भी आया। इस मौक़िफ़ में उन्होंने जो एक तो जनाब मोहम्मद ख़ान साहब हैं जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक भी इस वक्त है इस वक्त एनवायरमेंटल एजेंसी से, उनकी तरफ से कहा गया कि द हल ऑफ द शिप इज़ क्रिस्टल क्लियर। जो मैं पूछूंगा, मेरे साथ मुख्तलिफ साइंटिफिक लोग भी होंगे जो टेक्निकली बात करेंगे इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि एंड द रस्टेड वॉल्स सजेस्ट दैट इट डिड नॉट हैव ऑयल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, यानी इसमें तो लगता है कि सालों से तेल था ही नहीं। यानी इंटरपोल बोल रहा है कि 1500 टन इसमें मरकरी ऑयल स्लज हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा इसमें तो सालों से तेल ही नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें रस्ट है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और फिर ये भी कहा गया कि देर आर around 100 blue drums on the yard in which the oil from the ship has been kept. We have taken them in our custody. और साथ साथ जो लियाकत शहवानी साहब हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान, उनकी तरफ से एक बड़ी अहम बात की गई, चौंका देने वाली स्टेटमेंट है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। इसी इसमें लिखा गया कि दे वर इंटीमेटेड बाय द फेडरल एजेंसीज लेट, यानी देर कर दिया आपने बताने में। उन्होंने कहा आफ्टर द शिप हैड ऑलरेडी बीन कट, यानी शिप डिमोलिश हो चुकी थी, उसके बाद बताया गया कि आखिरकार ऐसा कुछ जहाज़ आ रहा है। तो ये इंतहाई गफलत, जिसे कहा जाए गफलत की इंतहा हो चुकी है। जो इस शिप के जिसने ख़रीदा था उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मैं ये दिखाते हुए ब्रेक की तरफ जाऊंगा, जो टेक्निकली इसका एस्पेक्ट है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी सैम्पलिंग की थी और उसमें देखा गया कि प्राइवेट लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के अंदर कि इसमें तकरीबन 150 माइक्रोग्राम पर केजी जो है मौजूद था इस वक्त मरकरी, और वो कहते हैं कि ये टॉक्सिक लेवल नहीं है। तो इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि टॉक्सिक लेवल है या नहीं, और ये 1500 टन का जो स्पिल हुआ, जो भी मरकरी ऑयल स्लज, ये आखिर गया किधर, और था ही नहीं क्या उसमें, तो फिर क्यों इंटरपोल शोर मचा रहा था, क्यों बांग्लादेश और इंडिया जो है बैन कर रहा था। इस ब्रेक के बाद सारे अहम सवालात तफसीलन बात होगी टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हम आपके सामने गडानी शिपयार्ड के हवाले से कुछ अहम तफसीलात, इंटरपोल के लेटर, डॉक्यूमेंटेशन, जो ख़त किताबत पाकिस्तानी फेडरल एजेंसीज़ की हुई, फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट का मौक़िफ़, और ये हैरान कौन है, आखिरकार ये एक शिप जो कि टॉक्सिक मटेरियल मुबैना तौर पे था, जिसमें जब इंटरपोल कह रहा है, बांग्लादेश बैन कर रहा है, भारत उसको बैन कर रहा है, पाकिस्तान पहुंच जाती है, शिपयार्ड में आ जाती है, शिप ब्रेकिंग हो जाती है और किसी को पता नहीं चल रहा, हो जाती है, उसके बाद वो कह रहे हैं हम आगाह हुए हैं कि हो गई है। उसे 1500 टन मरकरी ऑयल स्लज है। मैं तफसीलात, क्योंकि जो हमें बतानी थी फैक्ट्स बता दिए, हम इसको समझते हैं टेक्निकली आखिर के ये मामला है क्या और किस तरह हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में डॉक्टर आलिया बानो मुंशी साहिबा मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं PCSIR में। बहुत शुक्रिया आप सब ज्वाइन किया। हमारे साथ शाजिया हबीब साहिबा मौजूद हैं, जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं मरीन स्टडी फोरम की। मुनीब सलमान खान साहब प्रोग्राम मौजूद हैं, जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं इस वक्त मरीन स्टडी फोरम के इस्लामाबाद से। तीनों का बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर आलिया साहब, पहले मुझे बताएं कि ये आखिर माजरा हमें जो समझ में आ रहा है कि गफलत है हुकूमत की तरफ से, या कोई इसमें धोखा दिया गया गवर्नमेंट को कि नाम बार बार बदला है, रेडिएंट, जेनेट, और फिर इसका नाम यहाँ के चेरिश हो गया, जो हुकूमत पकड़ ही नहीं पाई कि ये वही है जो इंटरपोल ने आइडेंटिफाई किया। ये हुआ क्या आखिरकार ये मामला? देखिए, जहाँ तक मैंने इसका न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी है और उसके जो चीज़ डिस्कशंस में आई है, उससे तो ये अंदाज़ा होता है इट इज़ पॉलिटिकल मैटर रादर देन द एनवायरमेंटल। इसलिए कि इतना कंट्रोवर्शियल है शुरू से लेके आखिर तक कि आधा इसमें टॉक्सिक मटेरियल था, ऑयल था, नहीं था। अगर नहीं था तो इसको क्यों डिफरेंट कंट्री बांग्लादेश और इंडिया ने क्यों नहीं उसको रोका और अपने यहाँ उसको नहीं खड़ा होने दिया जहाज़ को। लेकिन पाकिस्तान तक ये पहुँच गया, पाकिस्तान में इसको डिमोलिश भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली कि ऑयल स्पिल हुआ होगा ओशन के अंदर। क्योंकि ऑयल कभी भी ओशन में जब भी स्पिल होता है तो उसकी लेयर आ जाती है बाकायदा, जो मैरीन लाइफ को डैमेज करती है। लेकिन इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं, हमारी कोई फिशरीज को इस तरह का नहीं हो, तो अभी तक ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। हाँ, अगर कहते हैं ये हो सकता है कि इसको फॉलो अप के लिए इसके बाकायदा सैम्पलिंग की जाए उस एरिया की। अच्छा, ये जो आप मुझे हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मुझे बताएं, मैंने तो ये बताया टॉक्सिक मटेरियल मरकरी बेस, ना मुझे समझ में आया है ना लोगों को समझ में आया। हमने बोल दिया मरकरी है, उसमें ऑयल स्लज है और टॉक्सिक है, कि बांग्लादेश ने भी टॉक्सिक कह दिया, इंडिया ने भी टॉक्सिक कह दिया।
ये क्या होता है टॉक्सिक? ये ऑयल होता है, मरकरी आ जाता है, ये क्या है? आप एक्सप्लेन करें लोगों को क्या खतरा है? देखिए मरकरी जो है ना एक हैवी मेटल है, अच्छा। टॉक्सिक मेटल है ये हैजर्डस मेटल है और ये किसी भी लेवल पे अलाउ नहीं है। तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट बताई कि वो कह रहे हैं कि 200 तक अलाउ है, 150 था इसमें। नो नथिंग, नॉट इवन WHO की ह्यूमन बींग्स के ब्लड यूरिन वगैरह में इसकी 0.001 माइक्रो ppb नैनोग्राम तक भी इसकी इजाज़त नहीं है। इसको इसका तो टॉक्सिक कंसीडर किया जाता है। और जहाँ तक एनवायरनमेंट का ताल्लुक है, फिशेस वगैरह के लिए भी इंतहाई लेवल जो हमने जो इसका हैज़ार्डस लेवल पढ़ा है, इसकी एक लिमिट होती है, परमिसिबल लिमिट जिसे कहा जाता है, वो जाती है 0.001 ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन, यानी ये समझ लें माइक्रोग्राम पर ग्राम के लेवल पे जाती है। और इससे खतरा क्या होता है? इससे एक आदमी को, इंसान को क्या खतरा होता है, फिर समंदरी हयातों का खतरा होता है, दोनों? जाहिर है जब आपके समंदरी सी फूड तक फिशेस वगैरह में पहुंचे तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग का कंजप्शन है, वो सोर्स ऑफ फूड है, वो बहुत बड़ा सोर्स है हमारा फूड का। हम वो अगर खाएंगे तो उसकी जो जितने भी कंटेमिनेट्स होते हैं, चाहे वो मरकरी हो चाहे कोई भी दूसरी मेटल्स हो, इवन क्रूड ऑयल इटसेल्फ इज अ हैज़ार्डस मेटल, क्योंकि वो रिफाइन नहीं होता, उसमें कई किस्म के जो है टॉक्सिक मटेरियल शामिल होते हैं। तो मिथाइलेटेड फॉर्म में अगर लेड भी मौजूद होती है या क्या मरकरी मौजूद होती है, ये तो फिशेस में डिशेस में एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ पे जो होती है वो अल्टीमेटली आपको ह्यूमन बीइंग तक पहुँचती है। और ये होता है कि जब उसका लेवल किसी एक ख़ास लिमिट तक पहुँच जाता है तो फिर उसके डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आता है नर्वस सिस्टम पे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे आता है। फिर इसमें कोरोसिव इम्पैक्ट भी देखा गया है डिफरेंट उसके अंदर। हाइड्रोकार्बन्स खुद जब अगर ऑयल स्पिल होता है किसी भी स्पेस में किसी भी जगह पे, तो वो फ़ौरन ईचिंग जो आम पब्लिक वहाँ पे होती है, वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है उसको ईचिंग शुरू हो जाती है, स्किन में इरिटेशन शुरू हो जाती है। ये तो फिज़िकल उसके हैज़र्ड्स हैं। फिर जब जो कुछ भी उनके बाय फूड बाय माउथ जो भी उनकी बॉडी के अंदर जाता है, जो रिएक्शंस होते हैं, फिर उसकी तो जो डिजीज़ फॉर्म में मुख्तलिफ उसमें पता चलता है फिर जाके। सही। अच्छा, इसमें जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि ये बड़ा मामला समझ में नहीं, ये पॉलिटिकल मामला है, सियासी है, कि समझ में नहीं आ रहा कि इसमें था तेल या नहीं था। मैं शाज़िया साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगा, आपने इसको किस नज़र से देखा? ख़ास तौर पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हुकूमत की तरफ से बलूचिस्तान के जो मौक़िफ़ जो मोहम्मद खान साहब जो अखबार में हमने देखा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इट इज़ क्रिस्टल क्लियर एंड द रस्टेड वॉल सजेस्ट दैट इट डिड नॉट हैव ऑयल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, सालों से तेल नहीं था क्योंकि रस्ट था अंदर। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 100 के करीब ब्लू ड्रम्स जो हैं वहाँ से उन्होंने इस वक्त सीज़ किए हैं, जिसको अपनी कस्टडी में लिया है। तो इसमें तेल था या नहीं था, और नहीं था तो फिर बांग्लादेश और इंडिया ने क्यों बैन किया? आपको क्या समझ में आता है इस बारे में? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो शिप थी, एक शिप की जो एज होती है दैट इज़ अबाउट 30 to 35 ईयर्स, ठीक है। ये शिप 1983 या 85 के अंदर आई, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि 2018 के अंदर इस शिप को डीकमीशन कर दिया गया, ठीक है। अब उस डीकमीशनिंग के बाद ये हुआ कि इस शिप ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये गई बांग्लादेश, देन इंडिया और देन पाकिस्तान आई। अगर और फिर दूसरी बात, आपने इंटरपोल की रिपोर्ट की तरफ बताया। अब इंटरपोल की रिपोर्ट ने ये बोला कि 15,000 टन ऑफ इसके अंदर एक स्लज है, और हम ये एग्जैक्टली 1500 टन ऑफ स्लज मौजूद है। तो हम ये डिनाई तो नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा। 2018 के अंदर ये डीकमीशन हुआ था, तो इससे इसका मतलब कि इससे पहले तो ये काम कर रही थी ना, तो आप इस मतलब, और वो भी काफ़ी लंबे अरसे तक ये शिप जो थी ये वाटर्स के ऊपर थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कुछ भी टॉक्सिक नहीं था। ऑफकोर्स टॉक्सिक होता है, क्योंकि एक जो शिप होती है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मटीरियल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल होता है, और वो सब कुछ जमा हो जाता है, एंड दैट लेयर इज मतलब वो जो स्लज होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड होती है। इंसान का जो अपना इंसान मरीन लाइफ के लिए भी, और ह्यूमन इनफैक्ट जो बंदे उस शिप के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये बात इस बात की वजाहत भी कर दें, क्योंकि आप एनवायरमेंटल साइड की आप एक्सपर्ट हैं ज़्यादा, तो ये क्योंकि खतरा जो है, जैसे अगर सिर्फ स्पिल होने की सूरत में है कि अगर ये लीकेज हो जाए, जैसे हमने देखा था स्मान स्पिट का हुआ था, जिसमें मैडम आपने तहकीकात भी की हुई है, तो
क्या ये उस सूरत में खतरा है या फिर ये ड्रम्स में भी अगर डाला गया है यानी इसको सिक्योर भी किया गया तो जो मजदूर कर रहे थे इसको सिक्योर उनकी जानों के लिए भी खतरा होता है अगर उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था? एग्जैक्टली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये स्लज जो है किसी भी सूरत में आप जो वर्कर्स उसके आसपास भी गए होंगे तो उनको भी उतना ही थ्रेट हुआ होगा। अच्छा। अगर आप पिक्चर्स वगैरह देखें या जितने भी हमारे पास इमेजेस रिसीव हुए हैं उसके अंदर आप देखें कि उन वर्कर्स के पास कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे, उन्होंने कोई मास्क वगैरह कोई ग्लव्स वगैरह भी यूज़ नहीं किए हुए थे। तो ये जो मटीरियल है इट इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस मटीरियल का इम्पैक्ट जो है सिर्फ आप ये देखें कि स्पिल होने की सूरत में नहीं हो सकता। ये मटेरियल आप एक ख़ास हद तक रखोगे तो जब जिस शिप के अंदर फॉर एग्जांपल जिस शिप के अंदर लोग काम करें तो ऑफ कोर्स वो इनहेल करते होंगे, वो वहाँ पर रहते हैं, वो इनहेल करते हैं, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली डैमेजिंग। हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंटल इशू नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक इन्वायरमेंटल इशू है जिसके ऊपर हम लोगों को मतलब कि एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए कि वो इन सबको देख सके। मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये था कि स्पिल हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये स्पिल हुआ नहीं हुआ, इस पर मैं आने से कबल मैं एक बार फिर मुनी साहब से आने से पहले मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। खैर मुझे सवाल फिर आपसे सामने रखना होगा अली साहब कि आखिरकार ये तस्मान स्पिरिट से रिजेंबलेंस रखता है या नहीं रखता है। लास्ट आफ्टर दिस ब्रेक में नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस तरह के स्पिल नजर नहीं आया। 1500 टॉक्सिक आप कह रही थी सरफेस पे आ जाता है, वो सरफेस पे कहीं ना कहीं जरूर नजर आता है। अच्छा, और रेगुलेटरी लेवल के ऊपर जो हुकूमत की गफलत हुई है हाँ। उस पर भी हम सवाल उठाएंगे कि हुकूमत ने आखिर क्या अपना रोल प्ले किया सही या नहीं किया। मुख्तलिफ एजेंसीज हैं फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बलूचिस्तान में। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन हम प्रोग्राम कर रहे हैं गडानी शिपयार्ड के हवाले से और इसमें जो सारी डिटेल्स और फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं, जो ख़त किताबत हुई है, इंटरपोल का लेटर, जो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर्स लिखे गए, फिर एक इंक्वायरी 48 घंटे में जो मुकम्मल होनी थी, ये बड़े अहम सवालात हैं। इस वक्त जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स टेक्निकल साइड के मौजूद हैं वो भी ये सवालात उठा रहे हैं। और जिस तरह आप सुन रहे हैं इस वक्त के आखिर ये मामला था क्या, तेल था नहीं था तो का गया कहाँ, कितना टॉक्सिक था तो आया किस तरह, बड़े अहम सवाल हैं। मैंने आपको एक लेटर दिखाया था कुछ देर कबल के बलूचिस्तान हुकूमत ने भी यही सवाल पूछे हैं। तकरीबन जो सवाल थे उनमें ये था कि किसने परमिट किया कि यहाँ पर आए, ये सवाल ये था कि कौन रिस्पॉन्सिबल था सारे डॉक्यूमेंट्स को और क्लियरेंस को चेक करने के लिए, सवाल ये था कि कौन सिक्योरिटी और इसकी इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट एस्पेक्ट है इसको स्टडी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था और क्यों EPA ने इसको प्लॉट को सील किया। ये सारे सवालात लियाकत शवानी साहब, आपको जवाब मिला इन सवालात का? जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत साहब, आपको जवाब मिला इन सवालों का जो 48 घंटे में आपने? देखिए, हमने वो हमारे जो ADCR है, ADCG सॉरी लजबेला, उनको इंक्वायरी के अहकामात मिले हैं और ये इंशाल्लाह एक आध दिन में जो है ना ये सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। बुनियादी तौर पे जैसे आपने कहा कि ये जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं पर्टिकुलर 30 नॉटिकल माइल्स में जब कोई वेसल वहाँ इंटर होती है इंटरनेशनल, तो उसकी जो परमिशन है वो PMSA जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है वो या नेवी वो ग्रांट करते हैं। फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है डिमांड किया जाता है और सेटिस्फेक्शन के बाद ही परमिशन ग्रांट हो सकती है। हमारे नोटिस में तो उस वक्त आया जब गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पे ये वेसल पहुंच गई थी, डिसमेंटल हो रही थी। जो ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पता चला, हमने मुतल्लिका हुकाम से पूछा, डिप्टी कमिश्नर से, उनको भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे, कोई किसी ने राब्ता उनसे भी नहीं किया था। तो फौरी तौर पे जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी आप लोगों ने ये इंक्वायरी जो इस पर है मई के आखिर में 26 मई को इस पर आपने बोला था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लजबेला को, इंक्वायरी रिपोर्ट तो हमारी आ जाएगी, वो जल्द आज 2 जून वो जल्द आ जाएगी। उसमें हमने बहुत सारी चीजें, हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन रेज किए थे, हमारे ये वेसल यहाँ कैसे पहुंचा, तो वो मेरा ख्याल हो जाएगा, उसमें इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। वो इंक्वायरी अच्छा ये भी बता दें क्योंकि आपकी जो मोहम्मद खान साहब है उनकी खबर लगी हुई है इस वक्त अखबार में जिसमें वो कहते हैं कि जो शिप है उसके जो उसमें कोई रस्ट नहीं था यानी जंग नहीं था, जिससे लगता है कि उसमें तेल है ही नहीं सालों से। और उन्होंने कुछ 100 ब्लू ड्रम्स की बात भी की है कि वहाँ पर जो है इस वक्त जहाँ पर वो शिप थी वहाँ रखे गए थे, उसको भी हमने कस्टडी में लिया है। तो इसमें तेल था या नहीं था, ये ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, ये तो बताएं हमें क्या था। ये डिटेल्स अभी आ जाए ना, ये सारे डिटेल्स हमारे पास जो है ना ऑफिशियली
ये जो कमेटी वो इंक्वायरी जो कंडक्ट हो रही है उसमें सारे डिटेल्स आ जाएंगे। फिर हमारे जो आपके हेड है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस को, वो मीडिया में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ऐसा कुछ तेल था ही नहीं उसमें, रिपोर्ट आने से पहले फिर क्यों कह रहे हैं वो सारी बातें? वो अभी आप उन्हीं से पूछ लें, लेकिन हमारा इस हद तक रिपोर्ट में आया था कि इसमें हैजर्डस मटेरियल मौजूद है। अच्छा। और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट को समंदर आयात को भी उससे नुकसान हो सकता है। तो जो हमारे नोटिस में हमने फौरी तौर पे प्लाट नंबर 60 उसको हमने सील कर दिया और फर्दर डिसमेंटलिंग हमने उसको रोक दिया, बैन कर दिया। तो ये जो सारे हमने मेजर उठाए उसकी वजह भी यही है कि हमें जब पता चला कि इसमें हैजर्डस मटेरियल हैं, इसी वजह से काम हमने। चले, हम उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट लाके शमी साहब आएगी तो आप हमसे भी और फिर पब्लिकली सामने रखेंगे क्या हुआ इसमें। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुनीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपको क्या लगता है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमारे तो इल्म में जब आया, जब यहाँ पर ये शिप आ चुका था, डिसमेंटल होना शुरू हो गया था, तो गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस किधर थी और क्या फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे थी कहीं? मुनीब साहब जी, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड स्टैब्लिश किया है और अभी लियाकत साहब ने भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर बताया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे उन्होंने कहा है कि इसको जब भी कोई शिप डॉक होता है कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में तो उसको क्लियरेंस पहले चाहिए होती है। तो क्लियरेंस सिर्फ MSA या नेवी नहीं देते बल्कि कस्टम्स भी देते हैं और बाकी भी कुछ जो एजेंसीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो वो उस क्लियरेंस के लिए ही शिप पहले कराची आया और फिर वहाँ से गडानी गया। एक तो ये चीज़। दूसरा ये हुआ कि जब शिप 29 या 30 अप्रैल को वो शिप डॉक हुआ गडानी पे, तो उसके अंदर जी जब शिप 29 या 30 अप्रैल को डॉक हो गया गडानी पे, तो उसके अंदर 1 मई को इजाज़त दी गई बलूचिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से। 30 अप्रैल को एक लेटर लिखा गया MS दीवान शिप ब्रेकिंग की तरफ से शिप के फ्रंट पार्ट को ओपन करने के लिए, जिसकी इजाज़त एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बलूचिस्तान ने दे दी थी उस वक्त। लेकिन उसके बाद चीज़ें सरफेस हुई और चीज़ें सरफेस 24-25 मई के करीब ही हुए मीडिया के ऊपर, और उसके बाद नोटिस लिया गया और DG बलूचिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने उस वक्त एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि क्योंकि काम नहीं हुआ था ज़्यादा कोविड की वजह से शिपयार्ड के ऊपर, तो इस वजह से जो इनिशियली जो ब्रेकिंग का काम था वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। जिम्मेदार फिर कौन हुआ आपकी नज़र में? अगर मैं ये नहीं कह रहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करके बता सकते हैं यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, लेकिन अपेरेंटली आपको क्या लगता है कि इस पूरी चेन के अंदर यहाँ से आना और यहाँ पर जाना फिर डिसमेंटल, कौन बुनियादी तौर पर जिम्मेदार ज़्यादा इस पर ठहरता है, या सब पर मजमूई जिम्मेदारी आ रही है? इसमें ऐसा ही है कि ये इसमें कोई एक जिम्मेदार या किसी एक इदारे को सिंगल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फेडरल और प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हैं और उन सब के दरमियान में कोऑर्डिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और मैरीटाइम सेक्टर में ऑलमोस्ट हर पार्ट में पाकिस्तान में फेडरल और प्रोविंशियल जो एजेंसीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं उनका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर भी हमें वही लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आया है जिसकी वजह से मामलात इतने आगे चले गए हैं और जिसकी वजह से कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स भी एट टाइम आ रहे हैं। तो एक तो यही है कि कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। दूसरा ये है कि एक इंक्वायरी कमेटी जैसे अभी बताया गया कि काम कर रही है इसके ऊपर, और जो इनिशियल नोटिस डिप्टी कमिश्नर लसबेला की तरफ से आया था उसके मुताबिक 48 घंटे के अंदर वो इंक्वायरी पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक अगर वो पूरी नहीं हुई तो जाहिर है उसके पीछे कोई टेक्निकल रीजंस होंगे। उसके अलावा 30 मई को जो मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हैं अली हैदर सैदी, उन्होंने भी एक कमेटी नोटिफाई की जो कि इस इशू को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो कमेटीज तो जैसे आपने भी शुरू में कहा उसकी रीजन तो उन्होंने बताई साहब ने कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट से कुछ खतो किताबत करनी है, कुछ जवाब लेना है, इस वजह से डिले हुआ है। लेकिन इस मसले का मजमूई तौर पर मुस्तकिल हल डॉक्टर आलिया साहब आपसे पूछूंगा क्या हो सकता है? ये तो होता रहेगा अगर इस तरह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रही तो। नहीं, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को ना कोऑर्डिनेट तो करना है, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि कहाँ से लीकेज हुई और किस तरीके से ये यहाँ तक पहुंचा। फिर इसके बाद जो गिरयानी तक ब्रेकिंग तक पहुंच गया स्टेज था। तो ये विदाउट कोऑर्डिनेशन, विदाउट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट किए बगैर कोई किसी भी किस्म की स्टेटमेंट देना जो है मेरे ख्याल से रीज़नेबल नहीं है। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल ये होना चाहिए। दूसरा ये कि जहाँ तक हेल्थ हैजर्ड का मटेरियल का ताल्लुक है, देखें इसका इम्पैक्ट तो
अगर वो शिप पे जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले उन पे तो फ़ौरन ही शुरू हो जाता है, चाहे वो इंडिया से चलो चाहे वो शिपयार्ड से चलो, वो वर्कर्स तो इनहेल करते चले आ रहे हैं ना, हैज़र्ड्स तो वहीं से शुरू हो गए। तो उन्होंने ना इसको ठहरने नहीं दिया, जब शिप चलता गया तो इसका मतलब वो वर्कर्स तो सफरर रहे ना, वो तो उसी एनवायरनमेंट में रहे और यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये अफेक्ट है कि अभी तक इसके स्पिल होने का कोई इस तरह की न्यूज़ हमें रिसीव नहीं हुई और वो कह रहे हैं कि अब ये तहकीकात में सामने आएगा, लेकिन आपको लगता है कुछ चांस भी नहीं स्पिल का? तो अगर होता तो सरफेस पे, आप जो बोल रही थी ब्रेक पहले कि तेल सरफेस पे होता, जैसे आपने तहकीकात अच्छी खासी अमाउंट है, ये कहीं ना कहीं पे अपीयर हो जाता, क्योंकि ऑयल जो है ना वाटर मेजेबल नहीं होता, वाटर के अंदर जा नहीं सकता, उसके टर्बल्स जो होते हैं वो लेयर्स पे आ जाते हैं, तो यकीनन वहाँ पे मौजूद होता। तो ये स्पिल तो नहीं हुआ, इसको तासमान स्पिल से तो बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते। सही है, लेकिन मजदूरों के लिए खतरनाक था। हाँ, ये हेल्थ हैजर्ड्स इसमें है, क्योंकि अगर उन्होंने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, प्रोटेक्शन अपनी नहीं की, मास्क नहीं प्रॉपर किया, ग्लव्स नहीं पहने, उसको हैंडलिंग किए, अगर लीकेज के दौरान या ड्रम्स फिल किए, तो नेचुरली वो तो इनहेल किया इन्होंने, हेल्थ हैजर्ड उन तक तो पहुँचे हैं। तो ये और शाहज़ेबा, क्योंकि एनवायरमेंटली जो आप भी बता रही थी कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने अगर उस पर काम भी किया है तो उनके इनहेल हुआ है, उनके नुकसानात हुए, सब कुछ हुआ है। तो अभी अगर ड्रम्स में तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का यानी इतना खतरनाक था कि भारत भी कर सकता था कि वो निकलवा के डिस्पोज ऑफ कर देता, या इस पर बांग्लादेश कर सकता था। अगर वो ड्रम्स में भी है मौजूद, तेल तो है क्योंकि इंटरपोल कह रहा है तेल तो है, तभी भारत बैन कर रहा है, तभी बांग्लादेश बैन कर रहा है, तो इसको फिर किस तरह से मरकरी, स्लज, ऑयल, ये सब जो है टॉक्सिक मटेरियल, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं? टेक्निकली क्या इसका तरीका होता है? सर, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई शिप आती है ना, फॉर एग्जांपल जब आप ले रहे होते हो, फॉर एग्जांपल होस्ट कंट्री है पाकिस्तान के पास ये शिप आई है, तो सेलर और जो बेचने वाला और बायर और सेलर के दरमियान एक मतलब निगोसिएशन होता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो सेलर होता है ना, वो उस शिप की बाकायदा सारी चीज़ें उसको बताता है बायर को, जहाँ पर ये फॉर एग्जाम्पल गडानी में हुआ है, तो उसके अंदर उनके दरमियान निगोसिएशन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान ने बहुत इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी साइन किए हुए हैं जो ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए तो हांगकांग बेसिल कन्वेंशन है, इसके अलावा मारपोल कन्वेंशन है। अब कन्वेंशन तो हम लोगों ने साइन की हुई है, ठीक है, लेकिन इनको रेटिफाई भी किया हुआ है, लेकिन इनके ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट या इनके ऊपर असल में काम कैसे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लैग करते हैं। इसके अलावा एक हांगकांग कमीशन है जो जिसको इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, जो अमल दरामद वही कानून मौजूद, अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा शाजिद साहब, आपने ज्वाइन किया, मुनीफ साहब और आपका डॉक्टर आलिया साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। तफसीलन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हमने सामने रखा है। मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए हम इजाज़त चाहेंगे और फिर उसके बाद आके सिर्फ कंक्लूजन आपके सामने एक समरी खुद रख देंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन हमने आपको बताया सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जो खतो खिताबत हुई वफाकी इदारों की तरफ से, जब अलर्ट हुआ इंटरपोल की तरफ से, इंटरपोल ने क्या कहा, एक जो उस पर टॉक्सिक मटीरियल के साथ एक बहरी जहाज़ जो लंगर अंदाज होने वाला है गडानी पर, और वो निकला है भारत से। पहले बांग्लादेश ने मना किया है, फिर भारत ने मना किया है, फिर पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये 22 अप्रैल को बताया जाता है। उसके बाद जो खतो किताबत होती है वफाकी इदारों की तरफ से, और फिर बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ आपने अभी ऑफिशियली लाइव सुना है शो में, जो कहती है कि हमें बाद में पता चला जब ये डिसमेंटल होना शुरू भी हो चुका था। तो बड़ा अहम सवाल है, हुई है और कहीं ना कहीं हुई है, और आखिरकार इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल था उसका होगा क्या, उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं खुदा ना खास्ता, ये सारे सवाल उठाए। फीडबैक